Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 2, The Age of Revolutions. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in that part we have completed full American Revolution. American Revolution हम part 1 में complete कर चुके हैं बेटा. Part 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से. तो बेटा 18th सेंचुरी की बिगनिंग से ही टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी जो फ्रांस था उसे रूल करते थे ऑटोक्रेटिक किंग. अब ये जो वर्ड ऑटोक्रेटिक है इसको हिंदी में हम निरंकुश कहते हैं. ठीक है, जिसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है. आप ऑटोक्रेटिक को अत्याचारी भी बोल सकते हो, ऑटोक्रेटिक रूलर को आप तानाशाह भी कह सकते हो. ठीक, कोई बात. तो ऑटोक्रेटिक मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो. तो फ्रांस को कंट्रोल कर रहे थे एक ऐसे किंग जो बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, जो किसी के भी रिगार्ड में कुछ भी सोचते नहीं थे, जो उन्हें ठीक लगता था वही करते थे, भले किंगडम कितनी ही परेशान क्यों ना हो. तो भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. कब हुआ? 1789 में. और यहाँ पर हमने देखा कि फ्रांस के रेवोल्यूशन से सिर्फ फ्रांस की कंडीशन नहीं बदली बेटा, पूरे यूरोप में ही हमें सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, मतलब हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले एंटायर यूरोप में. ठीक, कोई बात. तो जरा फिर से ध्यान से सुनो. यहाँ पर जो वर्ड लिखा है पॉलिटिकल, उसका मतलब होता है राजनीतिक. सोशल मतलब होता है सामाजिक. इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक. ये सारे चेंजेस हमें यूरोप में देखने को मिलेंगे. ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है पूरी की पूरी यूरोपियन हिस्ट्री का. रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में है जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, पर इसका इम्पैक्ट पूरी यूरोपियन सोसाइटी, पूरी यूरोपियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर था. क्लियर हुई बात? चलिए आगे. चलो, अब कॉजेस क्या थे भाई, किन कारणों से. देखो, जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है. तो क्या कारण रहे होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? तो इनको हम ब्रॉड 3 हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं: पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज. और यहीं पे एक और कॉज जुड़ता है, फिलोसफर्स. ठीक है, कि कैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स ने अपनी फिलोसफी के थ्रू सोसाइटी को रेडिकली चेंज किया. तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज को. तो बेटा जो किंग ऑफ फ्रांस थे उनका नाम था लुई 16. क्या नाम था बेटा? लुई 16. और उनकी वाइफ थी मारिया एंटोनिएट. मारिया एंटोनिएट. ठीक है, राजा है लुई 16, रानी है मारिया एंटोनिएट, और दोनों ही बड़े ही अनपॉपुलर हैं अमंग द मासेस. जो जनरल पब्लिक है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने किंग को, क्वीन को रिस्पेक्ट करेगी, ऐसा नहीं था. वो किंग और जो क्वीन थे वो मासेस, जनरल पब्लिक के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थे. क्यों अनपॉपुलर थे भैया? उनके ऑटोक्रेटिक रूल की वजह से, उनकी तानाशाही की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से, उनके निरंकुश शासन की वजह से. द किंग थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द गॉड. और ये जो राजा थे, जो लुई 16 थे, अपने आप को क्या समझने लग गए थे? भगवान. अब जो राजा थे भाई, अगर आपका राजा ही इनएफिशिएंट होगा, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा उसमें कम होगा, तो क्या होता है, आपके आसपास के जितने भी मिनिस्टर होते हैं, भले ही वो कोई भी मिनिस्टर हो. देखो, जैसे आज हम देखते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. तो पहले राजा के साथ भी ऐसा होता था. राजा होते थे और बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे. तो जब राजा को मिनिस्टर्स ने देखा बहुत इनएफिशिएंट है ना, तो जितने भी नॉबल्स थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे कोर्ट में, वो काय में इन्वॉल्व हो गए करप्ट प्रैक्टिसेस में. उनको लगने लगा भाई अब क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी पैसा बनाना चाहिए. तो उन्होंने भी पैसा बनाना चालू कर दिया. भ्रष्टाचार, करप्शन अपने आसपास वो करने लग गए. उन्होंने लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया. किसके लिए? टैक्सेस के लिए, है ना. लोगों को अरेस्ट करने लग गए, है ना. और उन्हें प्रॉपर ट्रायल भी नहीं दिया. भाई ट्रायल तो दो, पूछो उसने वो कुछ गलत किया है कि नहीं किया है ना. लोगों को कन्फाइंड करने लग गए, जेल में डालने लग गए. उनका प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ. टैक्सेस के लिए लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था. और इन सब लोगों को पकड़ के किस जेल में डाला जाता था? उस जेल का नाम था बेस्टाइल. बेस्टाइल पहले पैलेस ही था, बाद में उस पैलेस को काय में कन्वर्ट कर दिया था? प्रिजन में, जेल में. तो अननेसेसरी लोगों को पकड़ रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, फिर उन्हें प्रिजन में डाल दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, और उनका प्रॉपर ट्रायल भी नहीं हो रहा है. और कौन सी जेल में डाल रहे हैं बेटा? बेस्टाइल पैलेस में.
बेस्टाइल सून बिकम द सिंबल ऑफ स्टेट ऑपरेशन। और अब लोग जब जब बेस्टाइल को देखते थे उन्हें स्टेट ऑपरेशन, अपने राजा द्वारा, अपने गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ अत्याचार याद आता था कि भाई ये लोग बिना सोचे समझे किसी को भी बेस्टाइल पैलेस में प्रिजन करके, मतलब जेल में डाल के रख दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। बेस्टाइल पहले क्या हुआ करता था बेटा, पैलेस, बाद में वो जेल में कन्वर्ट हो गया। तो बेस्टाइल इज इक्वल्स टू सिंबल ऑफ स्टेट ऑपरेशन, आपके राज्य के अत्याचार का एक सिंबल बन गया, साइन बन गया था क्या, बेस्टाइल। अब डिड यू नो सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑफिशियल रेसिडेंस था फ्रेंच मनाक का, उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साए। वर्सलीज भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, पर बेटा ये वर्साए है, ठीक है। आपको वर्सलीज पढ़ना, आप वैसे भी पढ़ सकते हो। तो जो ऑफिशियल रेसिडेंस था फ्रेंच मोनार्क का, जिसे हम पैलेस ऑफ वर्साए कहते हैं, अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है बेटा। अभी हमने कंप्लीट किए पॉलिटिकल कॉजेस, फिर हमने वर्साए रेसिडेंस के रिगार्ड में पढ़ा। अब हम देखेंगे सोशल कॉजेस को, सामाजिक कारण क्या थे। तो जो बेटा फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी तक फ्यूडल नेचर की थी। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, या फ्यूडल का मतलब क्या होता है, सामंतवाद, ठीक है। तो सोसाइटी फ्यूडल नेचर की थी, पूरी की पूरी सोसाइटी क्लासेस में, 3 क्लासेस में या 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूडल मीन्स फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है ना, सामंतवाद। अब सामंतवाद क्या होता है, या फ्यूडल सोसाइटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोगों को ज़मीनें दे दी जाती थी, प्रोटेक्शन भी दे दी जाती थी, और ये प्रोटेक्शन और ये ज़मीनें कौन देता था, कोई हायर रैंक का व्यक्ति, ठीक है। अब जो भी हायर रैंक का व्यक्ति आपको ज़मीनें देगा, ठीक है, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा और आपको उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। तो इस हायर रैंक के व्यक्ति ने, जिसने हमें ज़मीनें दी हैं, हमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा, इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसने हमें क्या दी हैं, ज़मीनें दी हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? चलो। और जो फ्रांस की सोसाइटी थी, पूरी की पूरी सोसाइटी, वो 3 क्लासेस या 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट्स में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी बोले तो पता है ना क्या होता है। क्लर्जी को हिंदी में हम पुरोहित कह सकते हैं, पादरी कह सकते हैं। फादर जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो चर्च में रहते हैं, है ना, जो परफॉर्म कराते हैं वहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज। क्रिश्चियन चर्च में हम लोग देखते हैं कि एक पूरा आदमी होता है जो वाइट ड्रेस पहने रहता है, बड़ा सा क्रॉस पहने रहता है, जो सारी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्लर्जी। तो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में आती थी पूरी की पूरी नॉबिलिटी। अब ये नोबिलिटी में क्या था बेटा, तो इसमें वो सारे व्यक्ति आते थे जिन्हें कोई ऑफिशियल टाइटल मिला हुआ है, जैसे ड्यूक, डचेस, है ना, या तो ये किसी रैंक होल्डर होते हैं अपनी राज्य में, इन्हें कोई ना कोई रैंक मिली होती है। तो सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आती थी, है ना, जितने भी लोग ऑफिशियल पोजीशंस पे होंगे वो सारे नोबिलिटी में आ गए। थर्ड स्टेट्स में अब कौन आएगा बेटा, तो थर्ड स्टेट्स में आते थे पीजेंट्स, किसान, वर्कर्स, बॉर्जियोस। इसको एक्चुअल में रीड क्या करते हैं बेटा, बुर्शवाशी, बुर्शवाशी, ठीक हुई बात। एक बार गूगल पे प्रोनाउंसिएशन और देख लेना, बुर्शवाशी, ठीक है। और जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलते भी नहीं है, थोड़ा सा कम मुंह खोल के, बुर्शवाशी। तो जो थर्ड स्टेट था उसमें पीजेंट्स भी आते थे, वर्कर्स भी आते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर, डॉक्टर्स, टीचर, लॉयर्स, इन सबको क्या बोल रहे हैं, बुर्शवासी। मतलब सपोज करो मिडिल क्लास जैसे लोग भी आते थे। ये जो स्टेट्स था इसमें 95% टोटल पॉपुलेशन का रहता था। सपोज करो फ्रेंच की पॉपुलेशन 100 है, तो 95% अकेले थर्ड स्टेट, जो 95 लोग हैं वो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, बाकी से 5 लोगों में से ही फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट होता था, ठीक है बात। तो 95% किस स्टेट को बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे। क्लियर है, रफली लिखा है, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे, पर लगभग 95% थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जिनमें मर्चेंट, ट्रेडर्स, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स भी थे, पेजेंट्स भी थे, वर्कर्स भी थे। जो थर्ड स्टेट था बेटा, इसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टैक्स पे करने की। फर्स्ट 2 स्टेट क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ सारा टैक्स थर्ड स्टेट देते थे।
पर इनकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं थी। टैक्स सारा इनसे लिया जाता था पर इनकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं थी। इन्हें कोई राइट्स नहीं मिले हुए थे, कोई प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए थे, जैसे राइट्स और प्रिविलेजेस सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को मिले हुए थे। राइट्स मतलब अधिकार, प्रिविलेजेस मतलब फर्स्ट राइट जो होगा ना चीज़ों पे, वो कुछ भी इन्हें मिला हुआ नहीं था। अगर हम प्रिविलेज की बात करें तो प्रिविलेज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भैया विशेष अधिकार, कोई स्पेशल राइट, कोई एडवांटेज जो सबको नहीं मिला है, कुछ ही लोगों को मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास राइट्स भी थे, प्रिविलेजेस भी थे, पर जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे क्योंकि सोसाइटी में वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी थी, बहुत बड़े लेवल पे असमानता थी। ठीक है, अब देखो टैक्स हम भर रहे हैं पर जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में ही लिए जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है सोसाइटी में। तो एक तरीके से जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर असंतोष था, गुस्सा था। आप ये जो वर्ड डिसकंटेंटमेंट है इसको असंतोष कह सकते हो, डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हो, और इस असंतोष ने, इस डिसकंटेंटमेंट ने, इस डिससेटिस्फैक्शन ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और भी रीज़न थे पर ये एक मेन रीज़न था। ठीक है, चलो अब हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करेंगे। बेटा पीडीएफ देखा करो एक बार भाई। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ को। इकोनॉमिक कॉजेज़ को हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक कारण। ठीक, कोई बात, कॉजेज़ मतलब कारण, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी। तो जो राजा थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। मतलब राजा, फर्स्ट स्टेट के सारे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट की सारी नोबेलिटी, इनकी लाइफ इतनी लग्जूरियस थी कि क्या ही बताएं। फ्रांस इन्वॉल्व हमेशा रहा है वॉर में। एक ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ ब्रिटिश और फ्रांस लड़े ना हो। फ्रांस हमेशा ब्रिटेन के साथ तो लड़ता ही था, आपस में इधर उधर भी लड़ता ही रहता था। इस वजह से जो उसकी स्ट्रेट ट्रेजरी थी वो खाली हो गई थी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली हो जाना। ठीक है, देखो जब भी आप वॉर लड़ते हो ना बेटा तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है। पहली बात तो आपकी इकोनॉमी उस टाइम में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकती क्योंकि आप वॉर लड़ रहे होते हो, और आप कंटिन्यूस वॉर लड़ोगे तो आपका खजाना खाली होगा ही होगा। तो राजा, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एक लग्जीरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रांस हमेशा कहीं ना कहीं वॉर में इंगेज है जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी, वो खाली होती जा रही है। सिर्फ जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि बस वही टैक्स पे करेंगे। जो लोग थे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें एग्जम्पशन मिला हुआ था, उन्हें छूट मिली हुई थी टैक्स देने के से कि भाई टैक्स आपको नहीं देना। जैसे अभी हमने बात की थी ना प्रिविलेजेस, भैया कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस है, तो उन प्रिविलेजेस में सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ा विशेष अधिकार तो यही था कि सारी लग्जरी को एंजॉय करो और कोई टैक्स पे ना करो। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट थे फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के लोग, पर उन्हें फिर भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन थी थर्ड स्टेट की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और सारा जो प्रेशर है वो उनके ऊपर ही आता था। मतलब पैसा वैसे ही नहीं है और उस पैसे में से भी बहुत सारा पैसा हमें टैक्स के फॉर्म में दे देना पड़ता था। टैक्सेस वर लिवाइड ऑन आइटम्स। अच्छा, टैक्सेस डायरेक्ट भी थे और इनडायरेक्ट भी थे। सॉल्ट के ऊपर, लैंड के ऊपर भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो आप कुछ तो डायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में देते थे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे। नमक के ऊपर भी टैक्स लगा देते थे। जो थर्ड स्टेट था उसे कई बार बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था। जब रोड्स वगैरह बनती थी तो थर्ड स्टेट के लोगों को बोला जाता था आप काम करो, और काम करने के लिए आपको कोई सैलरी वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो ऑल इन ऑल थर्ड स्टेट बड़ी ही परेशानी में था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था। अब हम इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, है ना, बौद्धिक दिमाग से जुड़े हुए। तो इस टाइम में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए जैसे कि वोल्टायर, रूसो, डाइडरट। इन लोगों ने लोगों से अर्ज किया कि भाई आप लोग इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए खड़े क्यों नहीं होते, जो आपके स्टेट में इतना करप्शन है उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोलते क्यों नहीं। वोल्टायर, रूसो, डाइडरट, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश की। उठो, खड़े हो, लड़ो, तुम्हारे अगेंस्ट में जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, करप्शन है, इसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि आपके पास
पावर है कि भाई तुम लोग खुद डिसाइड करो कि कौन तुम्हारे ऊपर रूल करेगा, कैसे रूल करेगा। तुमने इतना फ्री क्यों कर रखा है हर चीज़ को। उन्होंने लोगों से कहा कि पावर लोगों के पास खुद के पास है कि उसे कौन रूल करे, किस तरीके से रूल करे, ठीक है। दे ऑल्सो सेट किंग मस्ट रूल बेस्ड ऑन वॉट पीपल वॉन्ट। और इन्होंने लोगों को समझाया कि एक राजा राजा तभी माना जाएगा तब वो लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग रूल करेगा, लोग क्या चाहते हैं इस बात का ध्यान रखेगा। ऐसे कोई राजा थोड़ी ना होता जो अपनी इच्छा से कुछ भी करते चले जाए। तो ये रूसो वोल्टायर अब जनरल पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक मोंटेस्क्यू भी हैं, वो भी ऐसी ही बातों को लिखते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इफ द किंग डज नॉट, अगर कोई राजा, इन लोगों का, इन फिलोसफर्स का कहना ये भी था कि भाई अगर राजा अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता है, मतलब अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान ना दे, तो प्रजा का ये पूरा अधिकार है, लोगों का ये पूरा अधिकार है कि उस राजा को वो रिमूव कर दे। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसका फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऑल इन ऑल देखो, फ्रेंच सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनिस्ट। देखो बेसिकली था क्या कि जो 13 कॉलोनीज थी जिनको हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ा, उनके ऊपर रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिश। और ब्रिटिश और फ्रांस थे आपस में दुश्मन। तो फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया किसके अगेंस्ट में लड़ने के, इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ने के, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है, ये ब्रिटेन का कंट्रोल था इन अमेरिकन 13 कॉलोनीज पे। तो ये दोनों आपस में दुश्मन थे, तो इन्होंने जाके इनकी हेल्प की किसके अगेंस्ट फाइट करने में, इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट करने में। तो फ्रांस हेल्प कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो था ही नहीं, ये सिर्फ कॉलोनीज थी, इंग्लिश कॉलोनीज। इन इंग्लिश कॉलोनीज को फ्रांस ने हेल्प किया कि तुम लड़ो, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ फाइट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो जो फ्रांस था उसने सपोर्ट किया था अमेरिकन कॉलोनिस्ट को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। फ्रांस ने अपने सोल्जर्स को भी भेजा था अमेरिकन वॉर में पार्ट लेने के लिए। फ्रांस के सोल्जर अमेरिका की साइड से ब्रिटेन से लड़ रहे थे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिकन सोल्जर्स तो लड़ ही रहे थे ब्रिटेन से, साथ ही साथ फ्रेंच सोल्जर्स भी लड़ रहे थे किससे, ब्रिटिश। क्यों, क्योंकि फ्रांस अमेरिका को हेल्प कर रहा था। ऑन रिटर्न जब ये सोल्जर्स वापस आए तो इनके पास नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज थे। देखो वहाँ लड़ रहे थे, पर लड़ते टाइम इन लोगों ने ये देखा कि अमेरिकन क्यों लड़ रहे हैं भैया कॉलोनिस्ट से, क्योंकि जो कॉलोनिस्ट हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं, कॉलोनाइजर, कॉलोनिस्ट नहीं कॉलोनाइजर, सॉरी कॉलोनिस्ट नहीं बेटा, कॉलोनाइजर है। तो जो कॉलोनाइजर हैं वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं कॉलोनिस्ट के ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग खड़े हुए और लड़ने लगे। फिर वहीं इस पर इन्होंने डेमोक्रेसी को सीखा, आइडिया ऑफ लिबर्टी को सीखा। तो जब भी वापस आए तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ जस्टिस और डेमोक्रेसी के साथ फ्रांस वापस आए। अब डिड यू नो सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल लर्न ही कर लेना बेटा। फ्रांस गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दिया है बेटा, फ्रांस ने दिया है। और ये कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क हार्बर पे। न्यूयॉर्क में एक बंदरगाह है, हार्बर है, वहाँ पर सिचुएटेड है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। किसने दिया था ये, फ्रांस। चलो अब हम आउटब्रेक की बात करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। समनिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक बॉडी थी किसकी, रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग आते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आते थे स्टेट जनरल में, ठीक है। स्टेट जनरल क्या थी, एक बॉडी थी। बॉडी मीन्स देखो होता क्या था कि जब भी टैक्स के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन लेना होगा, टैक्स बढ़ाना है, नए टैक्स लगाना है, तो ऐसा पहले से ही था फ्रांस में कि स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया जाएगा। अब स्टेट जनरल को आप कैसे डिफाइन करोगे कि भाई ये एक बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनकी मीटिंग कब हुई थी, 1789 में बुलाने के पहले। कब हुई थी, 1614 में, मतलब 100 साल लगभग हो गए थे, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए थे इस मीटिंग को बुलाया नहीं गया था, ठीक है। मतलब अभी मीटिंग 150 साल के बाद होने वाली थी, 100 साल से भी ज़्यादा, लगभग 150 साल बाद ये मीटिंग बुलाई जानी थी। फिर से ध्यान से सुनना, देयर मीटिंग हैड नॉट हैपेंड सिंस। कब से ये मीटिंग नहीं हुई थी, 1614 से ये मीटिंग नहीं हुई थी। और अब कब बुलाई जा रही थी, 1789 में। कौन बुला रहे थे, किंग लुई 16, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला रहे थे, क्यों बुला रहे थे, क्योंकि एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस थी।
फ्रांस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब इन्वॉल्व हुआ तो बहुत डेट फ्रांस के ऊपर हो गया, बहुत कर्जा हो गया, और अब इस डेट को कैसे चुकाया जाए, इस कर्ज को कैसे ख़त्म किया जाए, तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। जो थर्ड स्टेट था उसने भी इस मीटिंग को एंजॉय किया और इस आशा के साथ, इस होप के साथ कि हमारे जो ग्रीवियांसेस हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इस मीटिंग में सुना जाएगा। अच्छा देखो, राजा इस मीटिंग को सिर्फ एक ही पर्पज से बुला रहा है कि भाई जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी फ्रांस के अंदर चल रही है उन्हें मुझे ख़त्म करना है। पर वहीं थर्ड स्टेट के लोगों का व्यू क्या है कि आफ्टर अटेंडिंग दिस मीटिंग और इन दैट मीटिंग, इन दिस मीटिंग वी आर गोइंग टू शेयर आर ग्रीवियांसेस, हम हमारी परेशानियों को बताएंगे, इस मीटिंग के बाद हमारा जीवन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। वो इस सोच के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, हर स्टेट को एक वोट दिया गया। सपोज करो 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोगों की पॉपुलेशन 95% है और ये 2 स्टेट मिला के 5% है। पर इस स्टेट के पास भी अपना एक वोट है, इस स्टेट के पास भी अपना एक वोट है और थर्ड स्टेट के पास भी अपना एक ही वोट है। मतलब 1 स्टेट 1 वोट के कंसेप्ट पे ये काम कर रहे थे, नॉट 1 मैन 1 वोट। 1 मैन 1 वोट का कंसेप्ट नहीं था, उठा के एक स्टेट को 1 वोट दे दिया, दूसरे स्टेट को भी क्या दे दिया, 1 वोट। ऐसे ही तीसरे स्टेट के 95% लोग थे पर वोट कितना था उनके पास, सिर्फ 1। फिर ये डिसाइड किया गया, थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब तो हमें 1 मैन 1 वोट चाहिए। 1 स्टेट 1 वोट से तो हम वैसे भी हार ही जाएंगे। राजा इस बात को तैयार नहीं होगा कभी देने को, क्योंकि राजा को पता है कि 1 मैन 1 वोट दे दिया तो सीधे सीधे 95% लोग हैं ये लोग जीत जाएंगे। तो मतलब फैसला एक तरफा था। अगर 1 स्टेट 1 वोट होता तो राजा की जीत हो जाती, 1 मैन 1 वोट होता तो ये लोग जीत जाते। तो फैसला होना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने किंग के प्रपोजल को भी डिनाई कर दिया, अपोज किया कि भाई तुमने वॉर लड़ा, एक ऐसी कंट्री में जाके लड़ा जहां हमारा लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, तो हम क्यों उस इकोनॉमिक लॉस की रिकवरी में आपका हेल्प करें, हम बिल्कुल कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। राजा ने भी डिक्लाइन कर दिया कि हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से 2 पार्टीज बन गई, एक था थर्ड स्टेट और एक थे फर्स्ट स्टेट। क्या हो गया, थर्ड स्टेट वर्सेस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। ठीक है बात। एक गतिरोध मतलब अब कोई काम सक्सेसफुली नहीं हो सकता, अब इन लोगों के बीच में गतिरोध आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। इस वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली। कब, 17 जून 1789। नंबर में तो ये लोग बहुत ज़्यादा थे ही ना बेटा, 95%। आप समझ सकते हो कितने लोग थे। तो इन लोगों ने भी बोला ठीक है राजा जी, आप हमारी बात नहीं मान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग बाहर निकले और इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली 17 जून 1789 को। जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, है ना, उन्हें स्टेट जनरल के हॉल में एंटर नहीं करने दिया। कि देखो अब राजा का है जो हॉल है जिसमें स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी, वो किसका है, किंग का है। अब किंग के अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, नेशनल असेंबली बना रहे हो तो क्या आपको उस हॉल में एंटर करने दिया जाएगा? उसमें एंटर नहीं करने दिया। तो ये लोग मिले टेनिस कोर्ट में, वहाँ पर इन लोगों ने प्लेज ली, ओथ ली, कसम खा ली कि भैया अब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये सब कब हो रहा है, 28 जून 1789 को। ठीक है, फिर से ये 2 डेट्स याद रखना कि नेशनल असेंबली कब बनी, 17 जून 1789 को। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कब कही, 28 जून 1789 को। फिर से ध्यान से सुनो, क्योंकि इन्हें स्टेट जनरल का जो हॉल था वहाँ जाने नहीं दिया। द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वर फॉरबिडन टू एंटर द मीटिंग हॉल ऑफ स्टेट जनरल, उस हॉल में जाने नहीं दिया। तो ये टेनिस कोर्ट में मिले, यहाँ पर इन्होंने कसम खाई कि हम यूनाइटेड रहेंगे इस स्ट्रगल में और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये डेट कौन सी आ गई थी अब बेटा, 28 जून 1789, मतलब इसके 3 दिन बाद। तो दोनों डेट याद रखना, नेशनल असेंबली बनने की डेट थी 17 जून और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कसम खाई वो डेट थी 28 जून 1789। जो किंग थे लुई 16, वो इस पूरे रिबेलियन को सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी टेरर टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, है ना, धमकियाँ देते हैं नेशनल असेंबली के लोगों को, उनकी मीटिंग को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरे फ्रांस में
वॉर स्टार्ट कर दी मतलब छुटपुट लड़ाइयाँ चालू कर दी। स्पेशली लड़ाइयाँ कहाँ हो रही थी? पेरिस में। जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। फिर से ध्यान रखना, अब राजा इस पूरे रिबेलियन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, हर जगह फाइट स्टार्ट हो गई। स्पेशली पेरिस में, गांव में, जो कंट्री साइड में जो किसान थे उन्होंने भी लैंडलॉर्ड जमींदार के खिलाफ लड़ना चालू कर दिया है। अब स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, देखो ये रहा बेस्टाइल पैलेस, और इस बेस्टाइल पैलेस की ईंट ईंट अलग कर दी थी। लोग जब गुस्से में आए इस पूरे बेस्टाइल पैलेस को तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में, बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि किंग के डेस्पोटिक पावर का ये सिंबल था, यहाँ बिना ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, इसीलिए है ना लोगों ने सबसे पहले इसको ही तोड़ना ठीक समझा था। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, जो गुस्से में जो लोग थे उन्होंने स्टेट प्रिजन को अटैक किया जो था बेस्टाइल 14 जुलाई 1789 को। जितने भी गेट्स थे उन्हें तोड़ डाला, सारे जो प्रिजनर्स कैदी थे उन्हें फ्री करा दिया, जितने भी कैदी उसके अंदर कैद थे उन्हें फ्री करा दिया। इसे ही कहते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। ये जो इवेंट था इसे फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी के रूप में देखा गया कि भाई अब जो निरंकुश शासक है उसका तो हमने अंत करने की कोशिश यहीं से चालू की है। ठीक है, ये जो इवेंट था इसको फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी की तरह देखा गया कि अभी निरंकुश जो शासन है इसका तो अब अंत होना ही है। इट ऑल्सो मेक्स द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। जो किंग लुई 16 है और जो रानी है मारिया एंटोनिएट, इन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। कैप्टिव करना मतलब पकड़ के रख लेना, है ना। जो नेशनल असेंबली थी उसने मोनार्की को पूरी तरह ख़त्म किया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। देखो मोनार्की ख़त्म हुई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई अब फ्रांस में। फिर से जरा ध्यान से सुनना, राजा जी और रानी जी को पकड़ा और एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट कैप्टिव का मतलब तो होता है पकड़ लेना, एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है लीगली किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ दे देना, मृत्यु दंड दे देना, मौत की सजाए मौत दे देना। ठीक है, चलो अब नेशनल असेंबली ने मोनार्की को ख़त्म करके रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया था, और फिर उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को अडॉप्ट कर लिया। कब? अगस्त 1789 को। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एग्जिस्टेंस में आया। और ये जो डॉक्यूमेंट था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, ये प्रॉमिस करता था बेसिक राइट्स, राइट्स ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। जितने भी लोग फ्रांस में रह रहे हैं उन्हें इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, राइट ऑफ लाइफ मिलेगा। जो न्यूली बॉर्न रिपब्लिक था फ्रांस का उसने कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। वो प्रिंसिपल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बोले तो आपसी भाईचारा, इक्वालिटी बोले तो समानता, और लिबर्टी बोले तो फ्रीडम। शॉर्ट टॉप आप समझ सकते हो। अब हम डू यू नो पढ़ेंगे। अब डिड यू नो सेक्शन में बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात दी हुई है, वो सुनना। राजा और रानी का जब ट्रायल वगैरह चल रहा था तो उन्होंने भागने की कोशिश की। जब रिबेल चल रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब हम पकड़े जाएंगे, तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की, पर वो इजीली भाग नहीं पाए क्योंकि लोगों ने उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो इमेजेस थी, उनकी जो तस्वीरें थी कॉइन्स के ऊपर थी। अब देखो कॉइन तो हम देखते हैं, हमारे कॉइन के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि हमारे नोट को हम लोगों ने देखा है कि गांधी जी की फ़ोटो होती है, देखा है ना। हमारे नोट के ऊपर हम लोग सिक्के के ऊपर हमने देखा है कि यार वो नेशनल एम्बलम होता है। तो हम इन चीज़ों को जानते हैं। तो उनके कॉइन के ऊपर राजा और रानी की तस्वीरें थी, लोगों ने फट से उन्हें पहचाना और वापस से पकड़ लिया गया। उनके भागने की प्लानिंग फेल हो गई। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ इस रेवोल्यूशन का फ्रांस के ऊपर। फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्यूडलिज्म पूरी तरह एंड हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्यूडलिज्म सामंतवाद है ना, मैंने पहले समझाया है क्या है सामंतवाद। एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया। ठीक है, जो कैपिटलिज्म था उसने अपनी रूट्स को और गेन किया और मजबूत किया। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर इजीली मार्केट में आके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है।
एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, और उसने अपनी रूट्स को और मजबूत किया, गेन किया। फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तो पहला था कि फ्रांस में फ्यूडलिज्म का खत्म, फ्रांस में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसे हम कैपिटलिज्म, पूंजीवाद कहते हैं। फ्रांस रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक हम उस कंट्री को कहते हैं बेटा जहाँ पर जो हेड की पोजीशन होती है, जो कंट्री का हेड होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो इलेक्टेड होता है। ठीक है। देन बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटी किए गए सारे सिटीजन्स को। तो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है लिखने को, तो बहुत ध्यान रखना। इट एंड्स feudalism, started capitalism, France become republic, human rights were guaranteed to all the people, और अब लोगों के पास था राइट टू वोट और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार। फ्रांस के बाहर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ बेटा? नेशनलिज्म ने एक मोमेंटम ले लिया। इन द आफ्टरमाथ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हर कंट्री सोचने लगी कि जब फ्रांस ऑटोक्रेटिक मोनार्की को ख़त्म कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हमारी कंट्री में भी नेशनलिज्म होना चाहिए, हमें भी लिबर्टी फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पीपल अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे विद पर्टिकुलर नेशन, मतलब नेशन की आइडेंटिटी को अब इम्पोर्टेंस मिलने लगी। बहुत सारे जो नेशन स्टेट्स थे वो बने एज अ रिजल्ट ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल रीजन। जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो साथ में आए और साथ में आके उन्होंने नेशन स्टेट को बनाया। बहुत सारे नेशन स्टेट फॉर्म हुए एज अ रिजल्ट ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ स्मॉल रीजन। जो छोटे रीजन्स थे जिनमें अलग अलग राजा हुआ करते थे या किसी भी तरीके से ये रन कर रहे थे, इन्होंने अपने एरिया को मिलाकर एक नेशन स्टेट बना लिया। जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि भाई अब हर व्यक्ति अगर चाहे तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकता है, अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। और बेटा ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था वो प्रियम्बल बना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में। ये है वो डिक्लेरेशन। ठीक है। अब पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड की बात करेंगे तो जो फ्रेंच के आइडियल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये पूरी दुनिया में फैलने लग गए। जो नेबरहुड कंट्रीज़ थी फ्रांस के आसपास जो कंट्री थी जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, प्रूशिया, इन्हें डर था कि भाई ऐसे ही रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में भी ना हो जाए। ठीक है। इस वजह से सीरीज ऑफ वॉर हुए बिटवीन फ्रांस एंड दीज कंट्रीज 1792 से लेकर 1815 तक। देखो तुम लोगों ने डोमिनो इफेक्ट को पढ़ा होगा कि भाई एक कंट्री में जैसा होता है उसके आसपास वाली कंट्री भी के लोग भी उसी को करने का सोचते हैं। तो यहाँ पर अब इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, प्रूशिया ये डर रहे हैं कि भाई आज ये तो फ्रांस में हुआ, अगर हमारे लोग भी ऐसे करने लगे तो हमारी पोजीशन का क्या होगा। अब जो मॉनकी थी ये चिंता में आ गई, स्पेन की, प्रूशिया की, हॉलैंड की। तो इन लोगों ने फ्रांस के साथ वॉर की 1792 से लेकर के 1815 तक। फ्रांस इकोनॉमिकली बुरी तरीके से सफ़र कर रहा था क्योंकि उसको वॉर ना चाहते हुए भी लड़ने पड़ रहे थे। ठीक है। इन बैकड्रॉप की वजह से क्या हुआ, कंटिन्यूस जब वॉर 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 चलते रहे तो नेपोलियन बोनापार्ट को एक स्पेस मिल गया और उस स्पेस से राइज हुआ किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है बात। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ेंगे। इनका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 को। कहाँ पर होता है? कौशिका में। और रोमोलिनो फैमिली में इनका जन्म होता है।